So, good morning friends and welcome to today's session Literary Forms and Movement. Dear friends, this is the second lecture on the Renaissance. Renaissance पर यह हमारा सेकेंड पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिनेंसा की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से 14वीं शताब्दी में हो जाती है और धीरे धीरे यह रिनेंसा इटली से होते हुए अन्य कंट्रीज़ तक भी पहुंचता है, जिनमें से महत्वपूर्ण कंट्रीज़ इस प्रकार हैं, यानी इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका एंड फाइनली इंडिया। तो इस प्रकार से रिनेंसा इंडिया तक भी पहुंचा। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो रिनेंसा को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पर आधारित है। तो आइए उन फैक्टर्स को समझते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स पहले पार्ट में छूट गए थे, जिनमें से ह्यूमनिज्म, मानवतावाद की हर कंट्री में मांग रही है, चाहे इंडिया हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि इटली क्यों न हो। तो इस तरह से हर कंट्री में मानवता की एक अलग से डिमांड रही है। तो इस पर आधारित, यानी मानवता को प्रभावित करने के लिए, मानवता की मांग को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोएट्स, जिनमें से पेट्रार्क और बोकेशियो, इन दोनों ने कुछ वर्क्स लिखे और उस वर्क के माध्यम से मानवता को दिखाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से रिनेंसा का असर ह्यूमनिज्म भी माना जाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, अर्थात भारत ही नहीं बल्कि अन्य कंट्रीज़ में भी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे बात की जाए अमेरिका, तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया जाता है। वहीं पर बात की जाए इंडिया, तो इंडिया वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में खोज की जाती है। तो इस न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को समझने के लिए आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आ चुका होगा। उस स्लाइड को आप फॉलो करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरी हुई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार हैं। इनमें से आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरी हुई हैं, इनमें से जो समुद्र यात्री थे वो किस कंट्री के रहने वाले थे, इस कंट्री की खोज करते हैं। तो उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: वॉयज ऑफ द रिनेसांस एक्सप्लोरर्स, जिनमें से स्पेनिश के दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, कोलंबस और मैगेलॉन। ये दो पर्सन स्पेनिश हैं, जिनमें से कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज करते हैं। और पुर्तगीज में दो महत्वपूर्ण नाम आता है, वास्को डिगामा एंड डियोस। वास्को डिगामा इंडिया की खोज 1498 में करते हैं। इंग्लिश ड्रेक एंड कैबोट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। इनको आपको मैप के माध्यम से या मैप का सहारा लेकर के समझना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वह दौर था जिसके कारण न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं। अर्थात इस फैक्ट के कारण हम कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज़ में रिनेंसा का प्रभाव हावी हो चुका था, अर्थात रिनेंसा दिख रहा था। नेक्स्ट
फैक्टर्स हैं इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यह वह दौर है जब इंग्लैंड में 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप अर्थात स्थापित किया जाता है और इसकी मदद से बहुत से वर्क, चाहे वो प्रोज रहे हों या पोइट्री रहे हों या अन्य ड्रामाज रहे हों, सब की प्रिंटिंग होती है। तो कह सकते हैं कि इस दौर में अर्थात 15वीं शताब्दी में रिनेंसा का प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं, कॉपरनियन सिस्टम। जैसा कि कॉपरनियन सिस्टम से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि इसके पहले लोगों का ये मानना था कि अर्थ इज सेंटर एंड सन मूव्स अराउंड द सन, अर्थात पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। इस सिद्धांत ने यह प्रमाणित कर दिया कि सूर्य स्थिर है, अन्य प्लैनेट्स और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय की रही है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, अर्थात यह एक इवेंट्स है जो 1453 में घटित होती है। तो इसको आपको लर्न करना है, याद करना है। कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया गया है, विशेष तौर पर यूपी के टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट फैक्टर है रिफॉर्मेशन, अर्थात व्हाट इज अ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन इट इज अ यूरोपियन रिलीजियस मोमेंट ऑफ द 16th सेंचुरी, अर्थात 16वीं शताब्दी का यूरोप का एक धार्मिक आंदोलन है। इस आंदोलन की सहायता से लोगों में जो धर्म को लेकर के अंधविश्वास था या फिर धर्म में जो अशुद्धियां थीं उनको शुद्ध करने का प्रयास किया गया, अर्थात धर्म में जो बैड हैबिट्स थे उनको समझाने का प्रयास किया गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस समय का वह दौर है जिसमें ह्यूमनिज्म, न्यू डिस्कवरी, प्रिंटिंग प्रेस, कॉपरनियन सिस्टम, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और रिफॉर्मेशन इत्यादि का प्रभाव इंग्लैंड, इटली के साथ साथ अन्य कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा था। और यह वह दौर है कि इस समय जितने भी ग्रीक लिटरेचर थे, रोमन लिटरेचर थे या फिर फ्रेंच लिटरेचर थे या स्पेनिश लिटरेचर थे, इन सब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया था। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन से वर्क हैं जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, जिनमें से ग्रीक और रोमन लिटरेचर को ज़्यादातर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। बात की जाए इनमें से बोकेशियो और पेट्रार्क महोदय, जैसा कि पेट्रार्क महोदय इटली में सानेट लिखा करते थे जो 14 लाइन की पोएम होती थी और यह पोएम 2 भागों में डिवाइड थी, ऑक्टेव एंड सेस्टेव। तो इस पैटर्न को इंग्लैंड में लाया गया और इसको इंग्लैंड में एक नया पैटर्न दे करके उसको फॉलो किया गया। साथ ही साथ इंग्लैंड से और भी महत्वपूर्ण राइटर्स गए, जिनमें थॉमस वेयार्ड, अर्ल ऑफ सरे का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ऐसे पर्सन हैं। टॉमस वेयार्ड
इटली से सोनेट ला करके उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि अर्ल ऑफ सरे इटली के ब्लैंक वर्ड्स को लाते हैं और इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस प्रकार से इटालियन लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उनके पैटर्न को इंग्लैंड में फॉलो किया गया। अब बात की जाए फ्रेंच राइटर्स, जिनमें से मॉन्टेग्न का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉन्टेग्न यह एक एसेइस्ट हैं जो फ्रेंच में एसे लिखा करते थे और इनके एसे को इंग्लैंड के महत्वपूर्ण एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन ने रीड किया और उनके पैटर्न को फॉलो करके इंग्लैंड में इंग्लिश एसे लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण फ्रांसिस बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से पुकारा जाता है। जबकि बात की जाए फादर ऑफ एसे, तो फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्न को कहा जाता है और प्रिंस की बात की जाए तो चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से मॉन्टेग्न एक फ्रेंच राइटर थे और उनको फॉलो किए हैं फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है स्पेनिश वर्क। स्पेनिश वर्क, इससे आप इंट्रोड्यूस हैं क्विवेलरस एंड पिकारेस्क रोमांसेस। जैसा कि क्विवेलरस यह सूरवीरों की कहानी होती है, पिकारेस्क का मतलब होता है डरावना, यानी ऐसा वर्क जिसमें भूत प्रेत, पुराने खंडहर या डरावने दृश्य का वर्णन किया गया हो। अगर नॉवेल है तो नॉवेल के पैटर्न को फॉलो करके, वहीं पर बात की जाए अगर पोएट्री अगर लिखी गई हो तो इस प्रकार का जिक्र किया गया होगा। यानी कि पिकारेस्क का सेंस इंग्लैंड में फॉलो किया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं पिकारेस्क रोमांसेस। यानी कि कह सकते हैं ग्रीक, रोमन, फ्रेंच और स्पेनिश वर्क या लिटरेचर्स को इंग्लैंड में फॉलो किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे जिसके कारण हम कह सकते हैं रिनेंसा का प्रभाव दिख रहा था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं जिनमें रिनेंसा का प्रभाव दिखता है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जिनमें से इरेस्मस का महत्वपूर्ण वर्क है प्रेज ऑफ फोली। प्रेज ऑफ फोली में रिनेंसा का प्रभाव दिखता है। और नेक्स्ट टॉमस मूर। टॉमस मूर का वर्क है यूटोपिया। ये जो यूटोपिया वर्क है 1516 में लिखा गया और यह लैटिन में लिखा गया था, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन अननोन राइटर्स का माना जाता है। अब बात की जाए यूटोपिया क्या है। यूटोपिया यह एक काल्पनिक स्थान है जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है और इस वर्क को द स्पिरिट ऑफ रिनेंसा के नाम से जाना गया है। और यूटोपिया, इस टर्म को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि यूटोपिया क्या है, डिस्टोपिया क्या है।